आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी। तो आज के लेक्चर में मैं थोड़ा आपको फिज़िक्स की जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके बारे में और जो बेसिक्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम अगले लेक्चर से जो मेन फिज़िक्स का लेक्चर होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले फिज़िक्स ऑप्शनल। पहली चीज़ फिज़िक्स ऑप्शनल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल स्टैटिक ऑप्शनल है। एक बार आपने इसको पढ़ लिया, उसके बाद आपको बस इसको रिवाइज़ करना है, वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं है। वो आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हो जब आप अपने नोट्स बना रहे हो, पर बार बार आपको वापस से मतलब अगर आपका अटैम्प्ट नहीं हो पाया, फिर से आपको नए से नहीं पढ़ना है, कुछ नया ऐड नहीं करना है, जैसे कि बाकी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में होता है। PSIR, एंथ्रो, सोशियो, जो भी ले लो, जो करंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ करंट का डालना ही पड़ता है। और स्टैटिक ऑप्शन के अलावा ये एक साइंस ऑप्शनल है, वो तो नाम से क्लियर है, जो कि मतलब काफ़ी स्कोरिंग ऑप्शनल है ये। दिस मीन्स कि ये काफ़ी स्कोरिंग ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 450 का अटेम्प्ट करते हो, जो कि करना पड़ता है, तो स्केलिंग करके आपके 350 के अराउंड, 300 से 350 के अराउंड आ सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। और इसमें उतना स्कोर करना मतलब मुश्किल तो मैं कहूँगा 300 से ऊपर जाना मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम उतने एफर्ट्स अगर आपने एक बार दे दिए तो आपका स्कोर जो है वो गारंटेड है। और पहली बात ये कि ये हर कोई नहीं ले सकता है, ये ऑप्शनल फिजिक्स ऑप्शनल। जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का है वो नहीं लेगा, तभी आप देखते हो कि काफ़ी कम लोग फिजिक्स ऑप्शनल लेते हैं। साइंस ऑप्शनल के लोग इवन यूजुअली प्रेफर करते हैं ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शन लेना, क्योंकि उनमें ओवरलैप होता है। ये इसका एक कौन है कि यहाँ पे ओवरलैप कुछ नहीं है, बट फिर भी मुझे लगता है ये आपकी जर्नी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देगा। अगर आप फिज़िक्स ऐसा एज एन ऑप्शन लोगे, आपका एस्केप बन सकता है बाकी सब्जेक्ट से। अगर आप हिस्ट्री, बाकी जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं पढ़ पढ़ के बोर हो रहे हो, तो ये आपका बहुत अच्छा एस्केप बन सकता है एज अ साइंस स्टूडेंट। आप बहुत इन्जॉय करोगे फिज़िक्स को पढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं हम रेफरेंस बुक से। रेफरेंस बुक्स। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है मैकेनिक्स। आप पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस को सब प्रिंट करा के निकाल लें और सिलेबस को अपने डेस्क पे या कहीं पे भी लगा लें जहाँ पे आप पढ़ते हैं, ताकि आप देख सकें कि कोई टॉपिक आपका रहा तो नहीं रहा है। कहीं आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक रहा तो नहीं रहा, फिर वो आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। मैकेनिक्स में ये सारी जो मैं रेफरेंस बुक्स बताऊंगा, जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैंने टॉपर्स से रेफ़र किए हैं। जिन जिन टॉपर्स ने, मैंने काफ़ी टॉपर्स की वीडियोस देखी और उसके बाद मैंने कंपाइल करके ये एक खुद बनाया कि ये बुक सही रहेगी। तो मैकेनिक्स के लिए मैंने जहाँ तक सुना, जे सी उपाध्याय काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, जैसे रदरफोर्ड स्कैटरिंग और सेंटर फोर्स प्रॉब्लम सेंटर फोर्स प्रॉब्लम ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से दी हैं यहाँ पे। उसके बाद ऑप्टिक्स के लिए आपके पास है ब्रिज लालन सुब्रमण्यम। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए आपके पास है सत्य प्रकाश। इसके लिए जो लोग ग्रिफिथ भी बोलते हैं, बट काफ़ी टॉपर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने ग्रिफिथ रेफर नहीं किया, दे प्रेफर्ड इंडियन ऑथर सत्य प्रकाश। तो ये सही बुक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के लिए सब रेफ़र करते हैं एक ही बुक को, जो है गर्ग, बंसल, घोष। इसमें डायग्राम्स भी दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, सब बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको। क्वांटम के लिए भी एक ही बुक है जो सब प्रेफर करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, विच इज़ H.C. वर्मा। उसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हो बैनवल या फिर राजकुमार। दोनों अच्छी बुक्स हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं आपको कौन सी रेफ़र करनी है। एंड देन न्यूक्लियर फिज़िक्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं T.C. दयाल
DC दयाल है, एंड देन LG पटेल। कोई भी आप इनमें से रेफ़र कर सकते हैं। फिर सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं बब्बर एंड पुरी। इसका एक नया वर्जन आता है बब्बर एंड पुरी का, जिसमें सॉलिड स्टेट फिज़िक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये आप नया वर्जन जो भी आता है ये आप देखें, जिसमें ये दोनों कंपाइल करके दिए हैं, तो वो रेफ़र करें। और उसके बाद फ्लैश नोट्स, जो कि बाद में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, प्रतीक जैन और ऋषभ दत्ता, ये दोनों टॉपर्स हैं, इनमें से किसी के भी देख सकते हैं आप। अब अगेन फ्लैश नोट में आपको बोलूँगा कि आपको अपना भी बनाने चाहिए, ये आपको अपना भी बनाना चाहिए फ्लैश नोट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स, जो भी हमें रिक्वायर्ड हैं, जो भी बेसिक्स मैथ्स आपको प्री रिक्विजिट है इस ऑप्शन को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से तो नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या रूल्स होते हैं इसमें डिफरेंशिएशन में, जो आपको सॉल्व करने में, डेरिवेशन में या क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक कांस्टेंट रूल होता है d/dx ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, वेयर c इज़ अ कांस्टेंट। एंड देन उसके बाद होता है पावर रूल में d/dx ऑफ x raised to power n is equal to n x raised to power n minus 1, where n is any real number, ठीक है। एंड देन c सम रूल में हमारे पास d/dx ऑफ f of x plus g of x is equal to d/dx of f of x प्लस d/dx ऑफ g ऑफ x। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ये। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन रूल भी देख सकते हैं, अगर माइनस होगा तो d/dx ऑफ fx माइनस d/dx ऑफ gx। देन कम्स प्रोडक्ट रूल में d/dx ऑफ fx इंटू gx, इसको आप लिख सकते हैं d/dx ऑफ fx, यहाँ पे gx लिख देते हैं, gx इंटू d/dx ऑफ fx प्लस fx इंटू d/dx ऑफ gx। इस तरह से पहले एक को आप ऐसे रखेंगे, पहले का डिफरेंशियल करेंगे, देन दूसरे को आप ऐसे रखेंगे, पहले को आप ऐसे रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे। देन कम्स क्वेश्चन रूल में d/dx ऑफ fx अपॉन gx, इसको हम लिख सकते हैं। अब मैं d/dx नहीं लिखूंगा, मैं अगर fx का डिफरेंशियल कर रहा हूँ तो f' लिख दूंगा, तो उससे थोड़ा आसान रहेगा लिखने में। पहले का डिफरेंशियल f' ऑफ x इंटू g ऑफ x माइनस f ऑफ x इंटू g' ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x होल स्क्वायर। देन कम्स चेन रूल में f' ऑफ g ऑफ x, अगर हम d/dx कर रहे हैं f ऑफ g ऑफ x का, एक फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, तो इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f' ऑफ g ऑफ x, पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल इंटू g' ऑफ x, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल। तो ये हमारे बेसिक रूल्स हैं कुछ इसमें। देन कम्स बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। Now comes basics of integration. बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन में
सबसे पहले फॉर इनडेफाइनाइट इंटीग्रल्स। इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स होते हैं जिनमें कोई लिमिट्स नहीं होती हैं और उनमें एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है डिफरेंशियल के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ और कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सो ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन मिलेगा जो इसका इंटीग्रेटेड फंक्शन है, प्लस एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब इसमें भी हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, जैसे पावर रूल। पावर रूल में हमारे पास इंटीग्रल एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट जो हमें इंट्रोड्यूस करना है। ऑल्सो एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। अगर एन इक्वल टू माइनस वन होगा तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा और वो पॉसिबल केस नहीं है हमारे पास, फिजिबल केस नहीं है। अब हमारे पास दूसरा रूल आता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। इसमें इंटीग्रल ए ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, वेयर ए इज अ कांस्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाहर लेके इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो सिंपल। अब हमारे पास सम रूल है। सम रूल में इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस डी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल डी ऑफ एक्स डी एक्स। दो भी सम में है, उनको हम अलग अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो सिंपल। अब डेफिनाइट इंटीग्रल्स की बात करेंगे। व्हाट आर डेफिनाइट इंटीग्रल्स? डेफिनाइट इंटीग्रल्स वो होते हैं जिनमें हमें लिमिट दी होती है। फॉर एग्जांपल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप इसको ऐसे समझो, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, राइट। अब जब हमें लिमिट दे दी ए टू बी, तो वो फंक्शन जिसमें हमें ए टू बी लिमिट दी है तो वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करेगा उस कर्व के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल एफ ऑफ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रल 1 to 5 एफ ऑफ एक्स। तो इंटीग्रल 1 to 5 एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा अंडर द कर्व 1 to 5। तो ये हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। इसमें हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस हमें जब इंटीग्रेट होगा तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आएगा, उसमें हमें लिमिट्स डालनी है एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। सिंपल एज दैट। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये भी एक, ये हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रेट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। हमारे पास ये इंटीग्रेशन है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लेट u इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को हमने u से इंट्रोड्यूस कर u से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो du कितना हो जाएगा? du हो जाएगा हमारे पास जी डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। यही हो जाएगा हमारे पास du। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट को जो हमारे पास फर्स्ट है ये है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल एफ ऑफ यू इंटू डी यू, क्योंकि जी एक्स को क्या दिया, हम रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया यू से, तो एफ ऑफ जी एक्स को हम एफ ऑफ यू लिख सकते हैं। और जी डैश एक्स इंटू डी एक्स क्या है हमारे पास, डी यू, तो यहाँ पे डी यू आ गया। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया हमारे पास यहाँ पे, जिसको हम सीधे से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं?
इंटीग्रल x ऑफ dy इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस इंटीग्रल y ऑफ dx। अब हमारे पास फंक्शन x का है बट उसको इंटीग्रेशन हमें dy में करना है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस तरह से। और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं वेयर x इज इक्वल टू एक्स ऑफ u एंड dy इज इक्वल टू y डैश ऑफ u। ठीक है, इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली आपको, अब जिसने बीटेक या बीएससी किया उसको तो ये याद ही होंगे। अगर फिर भी नहीं याद है, बीटेक वालों को यूजुअली वो कनेक्टेड नहीं रहते हैं ज़्यादातर इन चीज़ों से, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। डिफ्रेंशिएशन में भी आपको ये याद रखना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन में साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बट इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। और इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, बस डिफ्रेंशिएशन में माइनस आ जाता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, अब ये सब जो डिफ्रेंशिएशन वाला है वो आप खुद देख लेना इसका क्या होता है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस सी। ऐसे ही ये सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स हैं ये एक बार आप खुद देख लेना, मेरे को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है वरना टाइम बहुत लग जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल है जो आगे यूज़ होगा, गामा एन। गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 डी एक्स। इसको हम बोलते हैं गामा एन। अब ये थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि गामा n प्लस 1 जो होता है वो हमारे पास n गामा n के बराबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँगा गामा 3/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ गामा 1/2 प्लस 1, राइट, ऐसा तो लिख सकता हूँ। तो 1/2 को अगर मैं n ले लूँ, इसको मैं n ले लूँ, तो ये हो गया ना n गामा n प्लस 1 सेम। तो इसको हम n गामा n लिख सकते हैं, दैट इज़ 1/2 गामा 1/2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे बेसिक्स हैं फिज़िक्स के उसको स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक्स मैथ्स के हो गए जो आपको प्री रिक्विजिट है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। अब हमें करना है एक्सप्रेशन फॉर रेडियल टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैं आपको साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा इनमें थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत आपको खुद भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ आ जाए। पहले तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल को कैसे डिफाइन करते हैं। कोई भी हमारे पास स्पेस में एक पार्टिकल है तो उसको हम दो पोजीशन से डिफाइन करते हैं। एक तो उसका जो रेडियस होता है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन r, और जो एंगल थीटा होता है जो वो रेफरेंस डायरेक्शन के साथ बना रहा है। दो तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू r डॉट r कैप, राइट। यहाँ पे r कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है इन रेडियल डायरेक्शन। अब ये तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा। पोजीशन वेक्टर r को हम r डॉट r कैप से डिफाइन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, r डॉट r कैप क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू कॉस थीटा। वो तो आपने, ये सब तो बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर से एरो डाल के। देन हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी इन पोलर
कोऑर्डिनेट्स v इज इक्वल टू, क्या होती है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो v इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी विच इज इक्वल टू डी ऑफ डी टी बाय डी ऑफ डी टी ऑफ आर डॉट आर कैप। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले जो हमने वहाँ पे सीखा था, सबसे पहले डी आर कैप बाहर डी आर बाई डी टी प्लस आर बार डी आर कैप बाय डी टी, प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएशन का। तो ये तो हमें पता है डी आर बाई डी टी, इसको हम सीधे लिख सकते हैं आर डॉट, क्योंकि जो भी हमारा कन्वेंशन होता है फिजिक्स में डिफरेंशियल का, जैसे हम डी आर बाई डी टी लिख रहे हैं तो इसको हम आर डॉट लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी लिख रहे हैं तो इसको हम थीटा डॉट लिखेंगे। अगर हम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर कर रहे हैं, 2 बार डिफरेंशियल करेंगे तो आर डॉट डॉट लिखेंगे, ठीक है। और अगर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर कर रहे हैं तो थीटा डॉट डॉट लिखेंगे। ऐसे ऐसे हम डिफरेंशिएशन को बाय कन्वेंशन फिजिक्स में लिखते हैं। अब हमारे पास ये तो है आर डॉट, लेकिन डी आर कैप बाई डी टी क्या है, ये हमें निकालना पड़ेगा। नाउ आपको पता है आर कैप क्या है, आर कैप होता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। पोजीशन वेक्टर जो भी यूनिट वेक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। यूनिट वेक्टर में कोई मैग्नीट्यूड तो 1 होता है यूनिट वेक्टर का, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो जो भी थीटा है वो इसकी रेफरेंस डायरेक्शन है, एंगल फ्रॉम रेफरेंस डायरेक्शन है। अब आर कैप को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी आर कैप बाय डी टी। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इनटू, यहाँ पे हमारे पास थीटा भी तो है और थीटा हमारे पास जो है वो वेरिएबल है, हमें पता नहीं है थीटा क्या है, इनटू थीटा डॉट आई कैप प्लस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा इनटू थीटा डॉट जे कैप। तो डी आर कैप बाय डी टी जो है वो हमारे पास क्या आ गया, अगर हम थीटा डॉट यहाँ से कॉमन ले लें, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये जो हमारे पास आया है ना, ये हमारे पास एक्चुअली कुछ नहीं है, बस थीटा प्लस 90 है, मतलब ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। जैसे ये हमारे पास आर वेक्टर है, आर कैप है, तो जो हमारे पास डी आर बाई डी टी आया है वो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, इससे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसका एंगल थीटा है। अब हमारे पास पहले था कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, दैट वाज आर। अब अगर आप कॉस थीटा प्लस 90 निकालोगे वो कितना आता है, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा प्लस 90 निकालोगे वो कॉस थीटा आता है। इससे ही होता है जब हम यहाँ पे थीटा ले रहे हैं और हम कॉस थीटा प्लस 90 निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास माइनस साइन थीटा आता है, और अगर हम साइन थीटा प्लस 90 निकाल रहे हैं वो हमारे पास कॉस थीटा आता है। तो डी आर बाई डी टी हमारे पास, डी आर कैप बाई डी टी जो है वो हमारे पास आ गया है थीटा डॉट, इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, जैसे वो रेडियल यूनिट वेक्टर है, ये टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर आ जाएगा थीटा कैप। यहाँ पे हमारे पास आर डॉट जो है दिस इज द रेडियल वेलोसिटी, और आर थीटा डॉट वो मैं आपको बताऊंगा ऊपर जब रिप्लेस करेंगे। आर थीटा डॉट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब मैंने आर थीटा डॉट को टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे लिख दिया ये मैं बताता हूँ आपको। हम यहाँ पर वापस आते हैं, जो वी वेलोसिटी है, तो वी वेलोसिटी हमारे पास क्या आई थी, आर कैप इंटू डी आर बाई डी टी, तो आर डॉट आर कैप राइट, प्लस आर इंटू डी आर कैप बाई डी टी। तो डी आर कैप हमारे पास क्या है, डी आर कैप है हमारे पास थीटा डॉट थीटा कैप। अब ये जो है हमारे पास रेडियल वेक्टर है, रेडियल यूनिट वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड क्या है, आर डॉट
विच इज़ द डिफरेंशियल ऑफ आर। तो ये हमारी रेडियल वेलोसिटी है, ये वाली। और थीटा कैप के साथ क्या है हमारे पास, आर डॉट थीटा डॉट, मतलब आर इंटू थीटा डॉट, आर इंटू थीटा का डिफरेंशियल। तो ये हमारे पास इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ये टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है। अब हमने वेलोसिटी तो निकाल ली, अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। जो एक्सेलरेशन है वो हम डी वी बाई डी टी करेंगे तो आएगी, तो डी बाई डी टी ऑफ जो हमारा वी आया था, वी हमारा क्या आया था, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा। तो अब हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगी डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट आर कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा डॉट थीटा कैप। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ थीटा कैप की डिफ्रेंसिएशन नहीं है, जो हम निकालेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो क्या आएगी, सीधे बता दूंगा, वो आप खुद भी निकाल सकते हो। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे, तो आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी हमारे पास क्या था, आर थीटा डॉट थीटा कैप, और प्लस ये करेंगे डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा डॉट थीटा कैप जो है ये हमारे पास आ जाएगा। पहले आर थीटा कैप को हम ऐसे ही रखते हैं, आर थीटा कैप डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप, ये हमें निकालना है, प्लस थीटा कैप को ऐसे रखेंगे डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा डॉट। अब डी बाई डी टी ऑफ थीटा कैप जो है वो हमारे पास है माइनस थीटा कैप थीटा डॉट आर कैप। ये आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने वो निकाला था उसका आर कैप का, वैसे ही थीटा कैप का भी निकाल सकते हैं। हमारे पास फाइनली जो एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह आएगी, आर डबल डॉट आर कैप प्लस 2 आर डॉट थीटा कैप, एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा, प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डॉट माइनस थीटा डॉट आर कैप। अब ये एक्सप्रेशन कैसे आया, इसको आप सॉल्व खुद करें एक बार वीडियो पॉज करके, क्योंकि थोड़े एफर्ट्स तो आप डालेंगे तभी आपको फिजिक्स अच्छे से समझ आएगी। एक्सेलरेशन हमारे पास फाइनली आ जाएगी आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा कैप। अब ये हमारे पास रेडियल पार्ट आ गया एक्सेलरेशन का, और ये टेंजेंशियल पार्ट एक्सेलरेशन का। तो फाइनली जो भी हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिराइव कर दिया है इसको, ये क्वेश्चन 2008 में यूपीएससी में भी आया था। रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आर डॉट, यही निकाली हमने। तो उसके बाद हमारी जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो आ जाएगी आर थीटा डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट। ये हमारे पास एक्सप्रेशंस आ गए, रेडियल वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसके बाद अगर आपको सर्कुलर मोशन में देखना है, सर्कुलर मोशन में हमारे पास आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर ये कोई सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में जो रेडियल हमारे पास आर है, रेडियल वेक्टर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो हमारे पास आर डॉट जो है वो 0 आ जाएगा और आर डबल डॉट भी 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज आप रिप्लेस करेंगे तो आपको रेडियल वेलोसिटी 0 मिलेगी, रेडियल एक्सेलरेशन जो है माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर मिलेगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास आर थीटा डॉट मिलेगी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है आर थीटा डबल डॉट मिलेगी। ऐसे ही आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के उसके बाद आप एक्लिप्स पैराबोला के लिए भी कर सकते हैं। एक्लिप्स पैराबोला के लिए जो है वो हमारे पास आर कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, तो उसके लिए आपको यही सारे फार्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे। एंड देन सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट आता है, वो छोटा सा है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है हमारे पास m इंटू ए सी, तो एफ सी जो है वो हमारे पास आता है m इंटू आर ओमेगा स्क्वायर।
ओमेगा जो है उसको हम एक्चुअली थीटा डॉट को लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट, तो आर एम आर थीटा डॉट स्क्वायर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर।